हेलो विद्यार्थी, कैसे हो? वेलकम। आपका पाठ नंबर 6 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक, जिसकी पिछली क्लास में मैंने आपके लिए सक्रियता श्रेणी, ध्यान देना किसके बारे में बताया था, सक्रियता श्रेणी और विस्थापन अभिक्रिया कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं उदाहरण सहित समझाइए। और मैंने आपसे यह कह दिया था कि आपको विस्थापन जो अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरणों को आप तभी हल कर पाएंगे, उदाहरणों को तभी याद कर पाएंगे जब आपको सक्रियता श्रेणी याद होगी। और सक्रियता श्रेणी मैंने आपको ट्रिक्स के द्वारा भी मैंने आपको उसको समझाया था कि कना का मांगे अल्टो जैन फरारी, प्रभु हैं क्या हजूर आज आओ। इसके हिसाब से आप उसको याद रख लेना। और विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया के दो प्रकार होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। एक तो होती है एकल विस्थापन अभिक्रिया और नंबर दूसरी जो होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी विस्थापन जो अभिक्रिया होती है, विस्थापन अभिक्रिया के 2 प्रकार होते हैं, एकल विस्थापन और नंबर दूसरी है द्विविस्थापन। तो एकल जो विस्थापन है, समझना मेरी बात पर थोड़ा सा गौर देना प्रिय छात्र छात्राओं, कि जो एकल विस्थापन है वो एज ए विस्थापन, एकल विस्थापन एज ए विस्थापन। आई बात समझ में? क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया के बारे में मैंने बहुत कुछ व्याख्या की थी, 3 परिभाषाएं आपको बताई थी। तो सामान्य में आपको बता दूं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को, किसको? कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से क्या कर दे, हटा दे, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया में केवल एक तत्व का स्थान क्या होता है, परिवर्तित होता है, या एक पदार्थ का या एक समूह का। अब पदार्थ में आयन भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, उनका क्या हो जाता है, स्थान परिवर्तित हो जाता है। आई बात समझ? जैसे CuSO4 + Zn, CuSO4 + Zn यानी कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट का मैंने कल प्रयोग भी आपको बताया था कि कॉपर सल्फेट जो होता है सामान्यतः नीला रंग का होता है। कैसे रंग का होता है? नीले रंग का। कि भाई एक बीकर लेते हैं और उस बीकर में कॉपर सल्फेट का क्या लिया हमने, विलयन लिया। तो कॉपर सल्फेट कैसे रंग का होता है? नीले रंग का होता है, ब्लू कलर का होता है। और उसके अंदर हमने जिंक के कुछ दानेदार क्या कर दिए, टुकड़े डाल दिए। तो जैसे जिंक के टुकड़े डालते हैं तो जो बीकर के अंदर जो कॉपर सल्फेट है जिसका रंग कैसा है, नीला रंग है, वो नीला रंग धीरे धीरे गायब होने लग जाता है। क्या होने लगता है? धीरे धीरे गायब होने लग जाता है। और कॉपर सल्फेट से कॉपर जो है वो निक्षेपित हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉपर सल्फेट से कॉपर निक्षेपित हो जाता है और ZnSO4 का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। किसका? ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट। किसका प्रिय छात्र छात्राओं? जिंक सल्फेट। और क्योंकि जिंक जो होता है, जिंक जो धातु है Zn, परमाणु क्रमांक 30, तो जो Zn होता है, जिंक धातु जो होता है, ये कॉपर से कैसा है, अधिक क्रियाशील है। यानी कॉपर से कैसा है, अधिक क्रियाशील। और विस्थापन जो अभिक्रिया होती है ना, विस्थापन का शाब्दिक अर्थ, ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, विस्थापन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, हटाना। क्या होता है? हटाना। और आप जानते हैं अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से क्या कर देता है, हटा देता है। आई बात समझ में? तो एकल विस्थापन का मतलब होता है कि जिसमें केवल एक तत्व, एक परमाणु, एक अणु या एक आयन का क्या होता है, स्थान परिवर्तित होता है, उसे हम एकल विस्थापन कहते हैं। आई बात समझ? तो मैंने एक लाइन आपको बोल दी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। यानी एकल विस्थापन एज ए विस्थापन। आई बात समझ में? एकल विस्थापन की अगर परिभाषा आ जाए, एकल प्रश्न आ जाए माना पेपर में कि भाई एकल विस्थापन किसे कहते हैं, तो आप एकल विस्थापन में जो मैंने विस्थापन की जो परिभाषा लिखा रखी है, उसी परिभाषा, उसी उदाहरण को आप लिखे आना। क्योंकि मैंने कह दिया है कि एकल विस्थापन एज ए विस्थापन। आई बात समझ में प्रिय छात्र छात्राओं? और एक नया टॉपिक, नई अभिक्रिया की तरफ हम चलते हैं, तो ध्यान देना, समझना, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो पहले प्रिय छात्र छात्राओं
प्रश्न नोट कर लो कि द्विविस्थापन अवक्रिया किसे कहते हैं, यानी प्रश्न नोट कर लेना पहले, द्विविस्थापन अवक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो पहले मैं आपको प्रश्न नोट करा देता हूं। तो देखिए प्रिय छात्र छात्रा, प्रश्न नोट करना, लिखना, तो ध्यान देना, द्विविस्थापन अवक्रिया, नोट करना, द्विविस्थापन अवक्रिया, द्विविस्थापन अवक्रिया किसे कहते हैं, द्विविस्थापन अवक्रिया किसे कहते हैं, नोट करना प्रश्न को और ध्यान से बोर्ड तरफ नजर और मनन करना। द्विविस्थापन अवक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, द्विविस्थापन अवक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो देखिए प्रिय छात्र छात्राओं, अधिक जो बच्चे हैं जिनके कमेंट्स आते हैं, बहुत अच्छी बात है कि वो कमेंट्स करते हैं, लेकिन कमेंट्स के साथ साथ जो आपकी रेगुलरिटी है, क्योंकि प्रतिदिन आप जितना स्वाध्याय करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री का पाठ चल रहा है और केमिस्ट्री जो होती है, मैंने आपको कई बार बताया है, नीट होती है, आईआईटी होती है, एनआईटी होती है, जितने भी बड़े कंपटीशन होते हैं उनमें सब में काम आती है। तो 9वीं 10वीं की जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का एक आधार होता है, तो अभी से इस पर ज्यादा अध्ययन करो। बहुत अच्छी बात है, बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि ओके सर, थैंक्स सर, गुड मॉर्निंग, जो भी आप कमेंट्स करते हैं, लेकिन कमेंट्सों के साथ साथ आप प्रतिदिन घर पर भी पढ़ो, क्योंकि जितनी ज्यादा आप में जिज्ञासा होगी किसी चीज की सीखने की, उतनी ही आपको ज्यादा सफलता मिलेगी, क्योंकि जिज्ञासा होनी चाहिए। ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं कि जितनी ज्यादा क्या होती है, जिज्ञासा होती है किसी चीज की सीखने की, उतनी हमें क्या मिलती है, ज्यादा सफलता मिलती है। तो इसलिए प्रतिदिन घर पर अपनी 4 विषय, हमने कल से आपकी जो संस्कृत है, ध्यान देना, आज कई बच्चों ने कमेंट्स किया है कि सर ये किसकी क्लास है, तो जो संस्कृत की क्लास है 9th और 10th यानी 9वीं और 10वीं दोनों की कॉमन जो ग्रामर है वो हमने प्रारंभ की है कल से, और इसी चैनल पर है, अपने BDS खिल्ली चैनल पर है। तो आपकी 4 सब्जेक्ट अब हमने प्रारंभ कर दिए। साइंस चल रही है, मैथ और इंग्लिश लगभग 4 महीने से चल रही है, 1 जुलाई से ही हमने प्रारंभ कर दी थी। और आपका जो संस्कृत का जो पार्ट्स है ग्रामर का, वो हमने कल से प्रारंभ करा दिया है। शेष जो विषय हैं, कल कई बच्चों के फोन आ रहे थे, वहीं सर जो हमारी शेष विषय जो हैं SS और हिंदी, उनके बारे में, तो उनको भी बहुत जल्दी प्रारंभ करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए घर पर रहकर अधिक से अधिक मेहनत कीजिए। तो देखिए प्रिय छात्र छात्राओं कि द्विविस्थापन अवक्रिया किसे कहते हैं, नोट करना प्रश्न को, उदाहरण दीजिए, यानी उदाहरण देकर हमको क्या करनी है, समझानी है। तो ध्यान देना, समझना, पहले उत्तर लिख के और हैंड डाल लेना, द्विविस्थापन अवक्रिया। ध्यान देना, द्विविस्थापन अवक्रिया कि द्विविस्थापन अवक्रिया किसे कहते हैं या द्विविस्थापन अवक्रिया क्या है। एक ही बात होती है, आई बात है, प्रश्न कैसे भी आ जाए, बोर्ड के द्वारा प्रश्न जो है आपका कैसे भी आ जाए, आपको हर प्रश्न के जवाब के लिए तैयार रहना है। तो देखिए प्रिय छात्र छात्राओं, नोट करना, द्विविस्थापन अवक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो देखिए परिभाषा समझना, परिभाषा में बोल रहा हूं कि जब 2 अभिकारकों के, अभिकारक आप जानते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ कराते हैं, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कराते हैं, प्रारंभ कराते हैं, वो अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अभिकारक। अभिकारक कह लो, क्रियाकारक कह लो, इनको अभिकर्मक के नाम से भी जानते हैं। आई बात समझ में। तो ध्यान देना परिभाषा पर, जब 2 अभिकारकों के मूलकों में परस्पर आदान प्रदान से, यानी जब 2 अभिकारकों के मूलकों में परस्पर आदान प्रदान से 2 नए पदार्थों का निर्माण हो तो उसे द्विविस्थापन कहते हैं। कि जो अभिकारक होते हैं, और अभिकारकों में क्या होते हैं, मूलक होते हैं। मूलक 2 प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। धनायन और ऋणायन, आई बात है, मूलक 2 प्रकार के होते हैं, धन मूलक और ऋण मूलक, यानी जिनकी संयोजकता प्लस में, जिनकी संयोजकता प्लस में धन मूलक, जिनकी संयोजकता माइनस में या ऋण में ऋण मूलक। आई बात समझ, जिनको धनायन और ऋणायन के नाम से भी आप जान सकते हैं। तो परिभाषा ध्यान देना, जब 2 अभिकारकों के मूलक,
जब दो अभिकारकों के मूलकों में, जब दो अभिकारकों के मूलकों में परस्पर आदान प्रदान से, किससे? परस्पर आदान प्रदान से, यानी दो नए पदार्थों का निर्माण हो जाए, दो नए पदार्थों का निर्माण हो जाए तो उसे हम द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। कौन सी अपक्रिया कहते हैं? उसे द्विविस्थापन। मेरी बात को नोट करो, एक मैं सीधी सी इसकी परिभाषा बता देता हूं कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया, ये जो मैंने परिभाषा बताई है अपनी साइंस के हिसाब से बताई है, अब मैं आपको एक नॉर्मल में परिभाषा बता रहा हूं, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी आपकी इससे, कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें आयनों की क्या हो जाए? अदला बदली हो जाए। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारकों के जो आयन हैं या मूलक है उनमें परस्पर क्या हो जाए? अदला बदली हो जाए। क्या हो जाए? अदला बदली। अदला बदली मतलब है जो क्रिया कारक हैं, क्रिया कारक के जो आयन हैं वो परस्पर उनमें क्या हो जाए? अदला बदली हो जाए। उससे हम क्या कह देते हैं? द्विविस्थापन कहते हैं। क्या कह देते हैं? उसे द्विविस्थापन कहते हैं। जबकि जो मैंने आपको परिभाषा बताई है ये साइंस की परिभाषा के आधार पर है, ध्यान देना। यानी ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें दोनों अभिकारकों के परमाणु या परमाणु समूह आपस में क्या हो जाते हैं? विस्थापित हो जाते हैं तथा नई यौगिकों का निर्माण होता है, उसे भी हम द्विविस्थापन कह देते हैं। तो मैंने आपको बहुत इजी परिभाषा बताई है कि जब दो अभिकारकों के, ध्यान देना, जब दो अभिकारकों के मूलकों में परस्पर आदान प्रदान से, जब दो अभिकारकों के मूलकों में परस्पर आदान प्रदान से दो नए पदार्थों का निर्माण हो, किसका? दो नए पदार्थों का निर्माण हो, तो उसे हम क्या कह देते हैं? उसे हम द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। आई बात समझ में? तो नोट कर लेना परिभाषा को। तो देखिए पहले मैं परिभाषा नोट करा देता हूं आपको, तो लिखना, उत्तर लिख के और हैंड डाल लेना द्विविस्थापन अपक्रिया, और नोट करना जब दो अभिकारकों, अभिकारक भी कह सकते हैं, क्रिया कारक भी कह देते हैं इनको, अभिकर्मक भी कह देते हैं, क्योंकि किसी रासायनिक अपक्रिया को क्या कराते हैं? प्रारंभ कराते हैं। तो जब दो अभिकारकों के मूलकों में, जब दो अभिकारकों के मूलकों में, जब दो अभिकारकों के मूलकों में, आई भाषा में मूलक दो प्रकार के होते हैं, इन चीज़ों को ध्यान दिया करो, जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं। मूलक दो प्रकार होते हैं, धन मूलक और ऋण मूलक। आई बात समझ में? जिनकी संयोजकता प्लस में धन मूलक, जिनकी संयोजकता माइनस में ऋण मूलक। आई बात समझ में? तो जब दो अभिकारकों के मूलकों में परस्पर, कैसा? मूलकों में परस्पर, ध्यान देना, परस्पर, यानी जब दो अभिकारकों के मूलकों में परस्पर आदान प्रदान से, जब दो अभिकारकों के मूलकों में परस्पर आदान प्रदान से, आई बात समझ? किससे? आदान प्रदान से। आदान प्रदान का अर्थ होता है कि क्या करते हैं? मूलक लेते हैं और मूलक क्या करते हैं? देते हैं। आई बात समझ? जब दो अभिकारकों के मूलकों में परस्पर आदान प्रदान से दो नए पदार्थों का, कैसे? दो नए पदार्थों का, नए पदार्थ, प्रोडक्ट। आई बात समझे? क्रियाकारक, क्रियाफल, क्रियाकारक से क्या बनते हैं? क्रियाफल। तो दो नए पदार्थों, जिनको हम क्रियाफल भी कह देते हैं, प्रोडक्ट भी कह देते हैं, उत्पाद के नाम से भी जानते हैं। तो आदान प्रदान से दो नए पदार्थों का निर्माण हो, तो दो नए पदार्थों का निर्माण हो, तो क्या हो? निर्माण हो तो उसे क्या कह देते हैं? द्विविस्थापन। क्या कह देते हैं उसे? द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। निर्माण हो तो उसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। द्वि माने दो और विस्थापन माने हटाना, यानी दो बार, यानी दो मूलकों का, यानी दो जो अपने क्या होते हैं? यौगिक होते हैं, जो किसी रासायनिक अपक्रिया में क्या ले रहे हैं? भाग ले रहे हैं, उनके जो आयन होते हैं या मूलक होते हैं वो परस्पर क्या हो जाते हैं? अदल बदल हो जाते हैं, उनका आदान प्रदान हो जाता है। आई बात में? द्विविस्थापन, द्वि मतलब दो। आई बात में? दोनों जो अपने क्या हैं? क्रिया कारक हैं, उनके जो मूलक हैं उनका परस्पर क्या हो जाता है? स्थान परिवर्तित हो जाता है।
आई बात समझ में, इसलिए इसे द्विविस्थापन कह देते हैं। निर्माण हो तो उसे क्या कह देते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं उसे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आई बात समझ में, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा और नोट कर लेना, तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आई बात समझ में, ध्यान देना, समझना। एक उदाहरण से आप समझिए, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि ए और बी समझना, ए और बी, ए बी, आ रही बात समझ में, कौन से, ए और बी, ठीक है ना। ए और बी कोई क्या है, एक मूलक है, अभिकारक है, और दूसरे मूलक कौन से हो गए, सी और डी। क्या हो गए, सी और डी। एक दो ए बी हैं और दूसरे कौन से, सी और डी। कौन से, सी और डी। आ रही बात समझ में, ए बी और दूसरे कौन से, सी और डी। तो देखिए अभिक्रिया करने के बाद, यानी अभिक्रिया के बाद बना देते हैं ए और डी। क्या बना देते हैं, ए और डी। तो शेष क्या बचा, बी और सी। क्या बना देंगे, बी और सी, बी सी। ये ऐसे क्यों बनाते हैं, सुनिए। माना ए धनमूलक है, समझना मेरी बात को। माना ए कैसा है, धनमूलक, यानी ए की संयोजक किसमें, प्लस में, और बी कैसा है, बी की संयोजक किसमें, माइनस में, यानी ऋणमूलक है। इसी प्रकार जो सी है, कौन सा है, सी की किसमें, प्लस में, ये धनमूलक है, और डी है कौन सा है, ऋणमूलक है। तो मैंने बताया था जब दो अभिकारकों के मूलकों में परस्पर आदान प्रदान से, परस्पर किससे, आदान प्रदान से। अब देखिए एक इसमें प्लस में, तो दूसरे अभिकारक के किससे, मूलक से जुड़ेंगे, माइनस वाले से। किससे जुड़ेंगे, माइनस वाले। अरे जब तो आदान प्रदान होगा भाई, माइनस वाले। दूसरे किससे जुड़ेंगे, माइनस वाले। तो इसका ए प्लस तो इसका माइनस, तो क्या बन जाएंगे, ए डी बना देंगे। क्या बना देंगे, ए डी। अब देखिए इसका माइनस, सी वाले का क्या, प्लस, तो क्या बना देंगे, बीसी बना देंगे। क्या बना देंगे, बीसी। आई बात, एक का प्लस। अरे ऐसे समझो कि भाई एक अभिकारक का प्लस, दूसरे अभिकारक का माइनस, ऋणमूलक। और ध्यान देना, पहले अभिकारक का माइनस यानी ऋणमूलक, दूसरे अभिकारक का यानी धनमूलक, आपस में जुड़कर एक नए पदार्थों का निर्माण कर रहे हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं, एक नए पदार्थों का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। आई बात समझ में। तो इस चीज को आप ध्यान से समझा करो कि कहने का आशय मेरा ये हो गया, कहने का मतलब ये हो गया कि भाई जब दो अभिकारक हैं, कितने अभिकारक हैं अपने, दो, और दोनों जो अभिकारक जो हैं, जब दोनों अभिकारकों के मूलकों में परस्पर आदान प्रदान से नए पदार्थों का निर्माण हो जाए, किसका निर्माण हो जाए, नए पदार्थों का निर्माण हो जाए, तो उसे हम द्विविस्थापन कहते हैं। इसका सामान्य वे जो अर्थ है, इसका सामान्य जो अर्थ है वो समझना कि भाई ए भी एक क्या है, अभिकारक है। ए भी क्या है, कोई एक अभिकारक है, और सी और डी भी क्या है, एक अभिकारक है। दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं अभिकारक किसे कहते हैं, अभिकारक उन्हें कहते हैं, किन्हें कहते हैं, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ कराते हैं या किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें हम क्रियाकारक, अभिकारक या अभिकर्मक के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में। और उत्पाद किन्हें कहते हैं, उत्पाद कहते हैं यानी बनने वाले पदार्थों को, यानी सीधी सी बात है, क्रियाकारकों ने क्या की, क्रिया की, तो उसका क्या प्राप्त होगा, में फल, और उस फल को क्या बोल देते हैं, क्रियाफल या उत्पाद या प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में। तो देखिए ए और बी एक अभिकारक हैं, सी और डी भी एक अभिकारक हैं, जो परस्पर क्या कर रहे हैं, क्रिया। अब इन अभिकारकों में ए की जो संयोजकता है वो प्लस में है, बी की संयोजकता है वो किसमें, माइनस में है। ए कैसा है, धनमूलक, संयोजकता मतलब प्लस में तो कैसा हो गया, धनमूलक। बी की संयोजकता किसमें, माइनस में, कैसा हो गया, ऋणमूलक। कैसा हो गया, ऋणमूलक। दूसरे अभिकारक को देखो,
दूसरा अभिकारक कौन सा है, सी और डी। कौन से, सी और डी माने हैं हमने। अब देखो सी जो है, सी की संयोजकता किसमें, प्लस में यानी धन मूलक है। डी की संयोजकता किसमें, माइनस में यानी ऋण मूलक है। तो देखिए परस्पर आयनों में क्या होगा, अदला बदली। अरे एक का प्लस दूसरे अभिकारक का किससे जुड़ेगा, माइनस से। तो एक किससे जुड़ेगा, एक की संयोजकता किसमें, प्लस में। तो किससे जुड़ेगा, दूसरे के डी से जुड़ेगा। तो क्या बना देगा, एडी बना देगा। क्या बना देगा, एडी। आई बात समझ में। और इसका बी उसका किससे, सी से जुड़ेगा, जो क्या बना देगा, बीसी बना देगा। आई बात समझ में प्रिय छात्राओं। तो ये आपका एक सामान्य उदाहरण बता रहा हूं मैं। अब आपके एक जो उदाहरण है उससे आपकी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो देखिए समझते हैं कि CuSO4, CuSO4 क्या होता है, कॉपर सल्फेट। CuSO4 कॉपर सल्फेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है। कल भी मैंने बताया था कैसे रंग का होता है, नीले रंग का होता है। ओके, अब देखिए किससे क्रिया कर रहा है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कर रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, NaOH। NaOH। अब समझिए प्रिय छात्राओं, कॉपर जो होता है, कॉपर की संयोजकता होती है भाई प्लस में। किस में होती है, प्लस में। आई बात समझे। और SO4 जो होता है, सल्फेट जो होता है, इसकी किस में होती है, ये माइनस में। सोडियम की संयोजकता होती है प्लस में और OH की किस में होती है, माइनस में। देखो मैं समझने के लिए, इसकी कितनी होती है, +2 कॉपर की। SO4 कितनी होती है, -2। Na कितनी होती है, +1। OH की कितनी होती है, माइनस, यानी इसकी माइनस, इसकी +1, इसकी +2। कॉपर कितनी होती है, +2 और इसकी कितनी है, सल्फेट की -2। तो देखो इसका प्लस और इसका माइनस, इसका प्लस इसका माइनस, तो क्या बना देगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड बना देगा। CuOH का होल टू कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस, और Na किससे जुड़ जाएगा, SO4 से। तो क्या बना देगा, Na2SO4। क्योंकि आप जानते हैं 9th में पढ़ा होगा आपने, अरे जब अणु सूत्रों का जब निर्माण करते हैं ना, तो एक की संयोजकता दूसरे की संयोजकता आपस में क्या हो जाती है, क्रॉस हो जाती हैं। कैसे, समझ लिए, एक उदाहरण से मैं समझा रहा हूं। माना CuSO4 है, तो देखो CuSO4 कैसे बना होगा, कॉपर और सल्फेट आपस में जब इन्होंने क्रिया की होगी, तो देखिए कॉपर की संयोजकता कितनी होती है, +2। SO4 की संयोजकता कितनी होती है, -2। आ रही बात समझ में। तो ध्यान देना प्रिय छात्राओं। तो देखिए अणु सूत्र बनते हैं, इसकी संयोजकता इसके नीचे, इसकी संयोजकता इसके नीचे, दोनों की संयोजकता कैसी है, समान। एक की +2 है कॉपर की, SO4 की क्या है, -2। तो संयोजकता क्या हो जाएंगी, आपस में क्रॉस हो जाएंगी। तो +2 और -2 कैसे, बराबर हैं। क्या आ जाएगा, CuSO4 आ जाएगा। आई बात समझ में। कुछ बच्चे कह देते हैं सर फिर आपने CuOH का होल टू क्यों लिखा है, CuOH ही क्यों नहीं लिख दिया है। तो वो जरा समझ लीजिए कि भाई कॉपर है, क्या है, कॉपर, कॉपर संयोजकता कितनी होती है, +2। और जो OH होता है ना, हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड भी बोल देते हैं इसको, हाइड्रोक्सिल भी बोल देते हैं, इनकी संयोजकता किस में होती है, माइनस में। तो देखो इसकी संयोजकता इसके नीचे और इसकी OH की संयोजकता, इसकी संयोजकता इसके नीचे। तो क्या हो जाएगा, CuOH का होल टू होगा कि नहीं होगा। संयोजकताओं की प्लस माइनस जो चिन्ह होते हैं इनको लिखते नहीं है। ये नियम आपने 9th क्लास में पार्ट नंबर 3 और 4 में पढ़े होंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़े हैं तो 9th क्लास की किताब आपके पास होंगी। उन 9th क्लास की जो 9th क्लास है उसमें ये नियम लिखे हुए, उन नियम में आप उनको देख लेना। आई बात समझे। ऐसा नहीं कहीं पकौड़ी ले ली हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई 9th गई, 9th क्लास गई अपनी, अब हम तो 10वीं में हो गए, तो 9th की कॉपी किताबों की पकौड़ी ले लें, कि आइसक्रीम ले लें, बर्फ ले लें। ऐसा तो नहीं हुआ है। अगर ऐसा है तो कोई बगल पड़ोसी है ना, पड़ोस में कोई पढ़ता हो उस पर किताब, उसकी में जरूर देख लेना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आई बात समझे।
10वीं में इतना समय नहीं होता है कि भाई इन चीज़ों को समझाएं, 9th में बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे। तो ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं इन चीज़ों को। आई बात समझे? तो इस प्रकार अणु सूत्रों का निर्माण होता है। मन से अणु सूत्र नहीं बनते कि कहीं मन से बना दिए हों हमने, ठीक है ना। जैसे HCl है, HCl का निर्माण कैसे हुआ होगा सुनिए। हाइड्रोजन संयोजकता किसमें होती है? प्लस में। Cl किसमें होती है? माइनस में। इसकी संयोजकता इसके नीचे और इसकी संयोजकता इसके नीचे। दोनों ही संयोजकता कैसी है? बराबर भाई, ये +1 और ये -1। संयोजकता जब बराबर होती है क्या हो जाती है? क्रॉस हो जाती है। तो क्या बच जाएगा? शेष HCl बच जाएगा। इसमें देख लो NO2SO4 क्यों बना? अरे Na की संयोजकता किसमें होती है? प्लस में। किसमें होती है? +1 होती है। परमाणु क्रमांक सोडियम का 11 होता है। अरे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। 281 इलेक्ट्रॉन विन्यास जब बढ़ते हैं 281। तो बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। और 1 इलेक्ट्रॉन जब होता है समझना, तो वो क्या कर देता है? दान कर देता है। और मैंने एक बात आपको बहुत अच्छी तरह से बता दी कि जितने भी धातु हैं, अधिकांश धातु धनायन होते हैं, अधातु क्या होती हैं? ऋणायन होती हैं। ये बात दिमाग में बसा लेना। जो धातु होते हैं ना, धातु वो धनायन होते हैं। धातु जो होते हैं अधिकांश धातु धनायन ही बनाते हैं, स्वभाव है उनका, ये प्रारंभिक गुण धर्म है उनके। आई बात समझे? अधातु जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? ऋणायन बनाते हैं, स्वभाव है उनका। होता है ना स्वभाव। आप में भी किसी का स्वभाव होगा। कुछ बच्चे तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ने का स्वभाव होता है, जुनून होता है भाई हमें तो पढ़ना है। किसी का स्वभाव बदमाशी करने का है तो वो तो बदमाशी करेगा ना। तो स्वभाव है इनका। धातु जो होते हैं वो धनायन ही बनाएंगे, अधातु होते हैं वो ऋणायन बनाते हैं। तो ध्यान देना। तो देखिए सोडियम संयोजकता किसमें है? प्लस में, +1। और SO4 जो होता है ना सल्फेट की होती है -2। तो या की संयोजकता इसके नीचे और इसकी संयोजकता इसके नीचे, तो क्या हो जाएगा? NO2SO4। तो यही तो लिखा है मैंने NO2SO4। बहुत से बच्चे कहते साहब आपने NaSO4 क्यों नहीं लिखा है? इसलिए नहीं लिखा है, वो समझ लीजिए जरा। संयोजकताओं के आधार पर अणु सूत्रों का निर्माण होता है। इसलिए 9th क्लास में बहुत अच्छी तरह से पाठ नंबर 3 और 4 जिन्होंने समझे होंगे ना, उनकी एक ही बार में समझ में आ गई होगी। और मैंने बहुत अच्छी तरह से अब समझाया है, आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरह से आपकी में भी समझ में आ गया होगा। आई बात समझ में? तो देखिए प्रिय छात्र छात्राओं, द्विविस्थापन अभिक्रिया चल रही है, बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया। तो देखिए इनका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, कंफ्यूज नहीं हुए आप। कॉपर सल्फेट, CuSO4 को क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट। किससे क्रिया की है प्रिय छात्र छात्राओं? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। किससे की है? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। NaOH प्रबल क्षारवीय है। इसकी pH कितनी होती है? 14 है, इसलिए इसको प्रबल क्षार भी कह देते हैं प्रिय छात्र छात्राओं। क्या बनाया है? बनाया है कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर हाइड्रोक्साइड। और क्या बनाया है? कॉपर हाइड्रोक्साइड के अलावा और उन्होंने किसका निर्माण किया है उत्पाद में? इसके अलावा इन्होंने क्या बनाया है? सोडियम सल्फेट का भी निर्माण किया है। किसका निर्माण किया है? सोडियम सल्फेट। ओके, आगे हुई समझ में? परिभाषा पर चलिए एक बार, और परिभाषा पर देखिए कि जब दो अभिकारकों के मूलकों में, दो अभिकारक हैं कि नहीं है मूलकों में, परस्पर आदान प्रदान से दो नए पदार्थों का निर्माण हो, तो दो नए पदार्थ बने कि नहीं? परस्पर आदान प्रदान हुआ है कि नहीं है? इसका प्लस, इसका माइनस, इसका माइनस, इसका प्लस। तो परस्पर आयनों की क्या हुई है? अदला बदली हुई है कि नहीं हुई है? आदान प्रदान हुआ है कि नहीं हुआ है? तो कितनों का हुआ है? 2 का। इसलिए क्या बोल देते हैं इसे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अरे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक जो अभिकारकों के मूलकों में परस्पर क्या हो जाए? आदान प्रदान, और आदान प्रदान से क्या बन जाए? नए पदार्थ। उसे हम क्या कह देते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में? और इसमें लिख लेना कि उपयुक्त उदाहरण में, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा आशा करता हूं। अब देखिए इसके नीचे और लिख लेना, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा इसके कि उपयुक्त उदाहरण में, उपरोक्त उदाहरण में, नोट करना इस बात को अपनी फेयर कॉपी में। उपरोक्त उदाहरण में कॉपर सल्फेट, कौन से प्रिय छात्राओं? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के उपरोक्त उदाहरण में
कॉपर सल्फेट आयन, कॉपर सल्फेट के सल्फेट आयन, कौन से आयन? सल्फेट आयन। और सल्फेट आयन कौन से होते हैं? SO4-2, ये सल्फेट आयन हो गए प्रिय छात्राओं। आई बात समझ में? सल्फेट आयन सोडियम हाइड्रोक्साइड के, किसके? सोडियम हाइड्रोक्साइड के, 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 सोडियम हाइड्रोक्साइड के हाइड्रोक्साइड आयनों को, कौन से को? हाइड्रोक्साइड आयनों को, हाइड्रोक्साइड आयनों को, आयनों को क्या कर देते हैं? विस्थापित। देखिए कॉपर सल्फेट है ना, और कॉपर सल्फेट में कौन से आयन है? सल्फेट आयन है। इन सल्फेट आयनों ने किसको? इस हाइड्रोक्साइड आयन को क्या किया है? हटाया है कि नहीं हटाया है? और क्या बनाया है? Na2SO4 बनाया है कि नहीं बनाया है? बनाया है। आई बात समझ में? तो देखिए हाइड्रोक्साइड आयनों को क्या करते हैं? विस्थापित करते हैं। और विस्थापित का शाब्दिक अर्थ होता है प्रिय छात्राओं हटाना। आयनों को विस्थापित करते हैं। क्या करते हैं? आयनों को विस्थापित करते हैं। ठीक है। जिसके फलस्वरूप कॉपर हाइड्रोक्साइड एवं जिसके फलस्वरूप कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट का निर्माण होता है। जिसके फलस्वरूप, लिख लेना इस बात को, जिसके फलस्वरूप, नोट करो, जिसके फलस्वरूप कॉपर हाइड्रोक्साइड, किसका? कॉपर हाइड्रोक्साइड, CuOH का होल 2, कॉपर हाइड्रोक्साइड लिख लेना, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड एवं किसका? एवं सोडियम सल्फेट का निर्माण होता है। एवं सोडियम सल्फेट का, किसका? सोडियम सल्फेट का निर्माण होता है। सोडियम सल्फेट का निर्माण होता है। आगे हुई बात समझ में कि भाई कॉपर सल्फेट के जो सल्फेट आयन है SO4, इन्होंने क्या किया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के हाइड्रोक्साइड आयन को क्या कर दिया है? विस्थापित किया है। तो जो ये विस्थापित हुआ, इसके स्थान पर कौन आ गया? ये आ गया। OH के स्थान पर कौन आ गया? SO4 आ गया। और SO4 के स्थान पर कौन आ गया? OH आ गया। तो क्या बना दिया? CuOH का होल 2 और Na2SO4। आई बात समझ में? एक उदाहरण और समझ लो आप कि AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 क्या बोलते हैं? AgNO3 को सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्रिय छात्रा? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है ना। सिल्वर नाइट्रेट किससे क्रिया कर रहा है? KCl से। KCl क्या होता है? पोटेशियम क्लोराइड। KCl पोटेशियम क्लोराइड क्या बनाएगा? तो देखिए भाई, सिल्वर की संयोजक किसमें होती है? प्लस। NO3 किसमें होती है? -1 होती है। पोटेशियम किसमें होती है? +1। और क्लोरीन कितनी होती है? -1। तो देखो प्लस वाला किससे जोड़ेगा? माइनस से। तो क्या बना देगा? AgCl सिल्वर क्लोराइड। और K क्या बना देगा? KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बना देगा? पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट। आई बात समझ में? तो इस तरह आयनों की परस्पर अदला बदली हो जाती है।
भाई इसका प्लस, इस अभिकारक का प्लस इसका कौन सा माइनस, माइनस कौन सा है क्लोरीन है, तो क्या बना देंगे AgCl बना देंगे, सिल्वर क्लोराइड बना देंगे। भाई पोटेशियम क्लोराइड से तो क्लोराइड आएगा, आई बात समझ में। और सिल्वर नाइट्रेट से क्या आया, सिल्वर आया, क्यों सिल्वर से किसमें प्लस में, चांदी, सिल्वर Ag, सिल्वर भी कह देते हैं, चांदी भी कह देते हैं, संयोजकता +1 होती है। NO3 जो नाइट्रेट होता है, नाइट्रेट किसके साथ जुड़ा है, पोटेशियम के साथ, तो क्या बना दिया, पोटेशियम नाइट्रेट बना दिया, तो परस्पर आयनों क्या हुई है, अदला बदली हुई है। आई बात समझे। तो ये प्रश्न हो गया आपका, द्विविस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। आशा करता हूं बहुत अच्छी तरह से आपकी समझ में ये आया होगा। नेक्स्ट जो अगला टॉपिक है इसमें वो है अपघटन अपक्रिया। कौन सा है, अपघटन अपक्रिया। और अपघटन अपक्रिया के बारे में नेक्स्ट अगली क्लास में आपको बताएंगे कि अपघटन अपक्रिया क्या है या अपघटन अपक्रिया किससे कहते हैं, अपघटन अपक्रिया कितने प्रकार हैं, इनके बारे में नेक्स्ट अगली क्लास में आपको पढ़ाएंगे। तब तक आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना और अधिक से अधिक चैनल को लाइक करो, शेयर करा करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ ही घर पर रहकर प्रतिदिन अधिक से अधिक मेहनत करो। मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में अपघटन अपक्रिया के साथ। थैंक्स, ओके।